बस आज पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए अपने स्काउट का अनाउंसमेंट की, जिसमें माइक हैसन और आकिब जावेद बैठे थे और उन्होंने 17 रुकनी प्लेयर्स जो है वो अनाउंस किए। यानी कि 17 मेंबर स्काउट है ये एशिया कप का जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों जो है वो इस स्काउट का हिस्सा नहीं है। लेकिन असल चीज़ क्या है, ये नहीं है कि वो इन दोनों इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी डिस्कस किया जा रहा था कि उनको T20 में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो उनसे क्वेश्चन किया गया माइक हैसन से, उसका जो रिप्लाई उन्होंने दिया कि क्यों बाबर आजम जो है वो हिस्सा नहीं है टीम का, असल जो डिबेटिंग पॉइंट बनेगा वो ये उनका आंसर बनेगा। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि पाकिस्तान ने जो 17 मेंबर स्काउट दिया उसमें कौन कौन से लड़के शामिल किए हैं, किन लड़कों को इग्नोर किया। दो को तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है ये शामिल नहीं है। इसके अलावा और कौन से प्लेयर हैं जो टीम का हिस्सा नहीं है, और जो शामिल हुए हैं तो आखिर उनको किन बेसिस पे शामिल किया गया। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्राइटेरिया बताया जिसकी बुनियाद पर उन्होंने लड़कों को सिलेक्ट किया। तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा कि अगर ये क्राइटेरिया था तो फिर ये लड़के किस तरीके से सिलेक्ट हुए, जो आगे मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि पाकिस्तान का जो 17 मेंबर स्काउट अनाउंस है वो स्काउट एक्चुअली है क्या। उसके बाद साइम अयूब है, फ़खर जमान है, साहिबजादा फरहान है, हसन नवाज़ हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, खुशदिल शाह हैं, शहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इब्रार अहमद हैं, सलमान मिर्ज़ा। इनका कमबैक हुआ है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए इन्हें ड्रॉप किया गया था बांग्लादेश में। अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने, अब इन्हें दोबारा मौका मिला है। हसन अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर ने कमबैक किया है काफ़ी अरसे के बाद, सुफियान मुकीम हैं और हुसैन तल्लत हैं। अब कहने की बात यह है कि बाबर आजम के जब क्वेश्चन उनसे पूछा गया माइक हैसन से, तो उन्होंने इसका क्या रिप्लाई क्या दिया। तो व्यूअर्स, रिप्लाई ये आया कि जो माइक हैसन है उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम ये तो नहीं कह सकते कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि 3 मैचेस जो अभी उन्होंने खेले हैं जिसमें से एक में उन्होंने 47 किया है। लेकिन यह है कि कुछ एरियाज़ हैं जो हमने उनको बताए हुए हैं जिसको उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है T20 में कमबैक करने के लिए, जिसमें स्ट्राइक रेट भी है। और उन्होंने कहा कि भाई देखें आप, साहिबजादा फरहान लास्ट 5 या 6 T20 मैचेस में से 3 में जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो एक्चुअली हमें वो लड़के चाहिए जो इन फॉर्म हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप स्काउट पे नज़र डालें तो जो असल क्वेश्चन आता है वो ये है कि आप जब अगर ये क्राइटेरिया परफॉर्मेंस को बना रहे हैं तो खुशदिल शाह की कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पर आपने उन्हें सेलेक्ट किया। अगर आप उनके प्रीवियस मैचेस देख लें तो 7, 11, 5, 0, 0, 2 इस तरीके से उन्होंने रन्स किया है। और अगर फ़हीम अशरफ का उठा लें तो 150 है, उसके अलावा 5, 3, 2 और कोई खातिर खा बॉलिंग परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो ये 2 लड़के किस बेसिस पे आपने सेलेक्ट किए हैं। फिर तीसरा हुसैन तल्लत टीम के साथ आप कैरी कर रहे हैं, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे, तो उस लड़के को मतलब आपने चेक ही नहीं किया, तो वो दोबारा से दोबारा आप सेलेक्ट किए चले जा रहे हैं। तो किन बेसिस पर कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर, और इसी तरह मोहम्मद हारिस की अगर बात की जाए तो सिर्फ 100 है, पिछले 17 मैचेस में 19 की एवरेज है उनकी, उसके अलावा वो खातिर खा कोई रन नहीं कर सके। तो कहने की बात यह है कि अगर आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जिस क्राइटेरिया पर ड्रॉप किया तो आपको वही क्राइटेरिया बाकी लड़कों पर भी अप्लाई करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज नहीं कल वो डेफिनेटली वो कमबैक भी करेंगे, और फिर जो है एक अथॉरिटी के साथ वो कमबैक करेंगे। और फिर इनमें से जो बहुत से लड़के हैं आप उन्हें बाहर देखेंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन का ठीक क्राइटेरिया है नहीं। आपने अगर ये परफॉर्मेंस रखी है तो फिर परफॉर्मेंस तो ये लड़के भी नहीं दे रहे जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपको। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि फ़हीम अशरफ की जगह अब्बास अफरीदी का होना बनता है। मैंने पिछले भी आपको हाईलाइट किया था कि वो लड़का बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग में वो फ़हीम अशरफ से बेहतर बॉलर है, क्योंकि जब आप फ़हीम अशरफ को खिलाते हैं तो आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात यह है कि नसीम शाह को साइडलाइन किया गया, बिल्कुल ठीक साइडलाइन किया गया, उनका खेलना बनता नहीं था T20 में, इसलिए कि जो परफॉर्मेंस अभी हाल ही में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में दी उससे पता चलता है कि उनकी वो उस तरह से फॉर्म में नहीं है। आउट यानी कि वो अभी फॉर्म क्या मतलब ऑफ कलर दिखाई दिए। पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग पाकिस्तान लेके गया उसमें अगर आप देखें, हारिस रऊफ, हसन अली, शहीनशाह अफरीदी और सलमान मिर्ज़ा, आपके पास फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट कंप्लीट है। आपके पास स्पिनर में 2 प्रॉपर स्पिनर मौजूद हैं। आपके पास बैटिंग में भी लड़के बुरे नहीं है। और मैं समझता हूं हुसैन तल्लत को खेलना चाहिए खुशदिल शाह की जगह, क्योंकि खुशदिल शाह अगर खेलेंगे तो टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो उतनी बेहतर बैटिंग नहीं करते। हुसैन तल्लत ने फिर भी
जो भी लास्ट ओडीआई खेले हैं उनमें बेहतर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फ़हीम अशरफ की जगह अब्बास अफरीदी का होना बनता था, क्योंकि अगर अब फ़हीम अशरफ खेलेंगे तो वही बात रहेगी कि ना वो बॉलिंग ही प्रॉपर करवा पाते हैं और ना बैटिंग ही कर पाते हैं। तो उनकी जगह अगर अब्बास अफरीदी होते तो वो बेहतर ऑप्शन थे, मुझे लगता है। आप भी बताइएगा कि आपको क्या बेहतर ऑप्शन लगती है। अदरवाइज जहाँ तक बात है बाबर और रिजवान की, वो मैंने कल भी वीडियो में बात की थी कि जो चीज़ हो गई अभी उनको साइडलाइन ही रखना चाहिए, उनका टी20 में हिस्सा नहीं बनता। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उनको हमने कहा है कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें, फलां चीज़ करें, तो फिर लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि सलमान अली आगा, उसका तो 115 का स्ट्राइक रेट है, उसको आप किस बेसिस पर कप्तान बनाया हुआ और टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। तो कहने की बात यह है कि आप कोई जेन्युइन लॉजिकल रीज़न लाएं जिसको लोगों को आप कन्विंस कर सकें। आप इस तरीके से हवा में चीज़ें फेंक के तो लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। अब डाटा हर चीज़ लोगों के सामने अवेलेबल है, चीज़ें उनके पास हैं, वो डेफिनेटली देख लेते हैं। तो इसी तरह मोहम्मद हारिस, जिसकी 19 की एवरेज है, तो उस पे आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि मोहम्मद रिजवान पे आप 19 की एवरेज वाले प्लेयर को प्रेफर करेंगे। और जिसका अपना स्ट्राइक रेट अगर आप देखें वो भी जो है पिछले मैचेस में कुछ बेहतर है, अदरवाइज उसका स्ट्राइक रेट भी ऐसे ही है। और सबसे बड़ा उसका मसला ये है कि वो इतना इनकंसिस्टेंट है, तो स्ट्राइक रेट को क्या करें कि जो लड़का 20 में से एक मैच में रन करेगा तो उसका स्ट्राइक रेट कहाँ जाएगा। तो कहने की बात यह है कि आप रिजवान और बाबर आजम से स्ट्राइक रेट तो ये जो भी है इनका, असल चीज़ ये है कि पिछले कुछ अरसे से इनकी फॉर्म चली गई है। तो स्ट्राइक रेट चाहे 125-30 का ही रखें, लेकिन जब ये इनफॉर्म होते हैं तो पाकिस्तान को फायदा देते हैं। लेकिन अगर आप इनकी लास्ट 10-10 इनिंग्सें उठाएं तो ये आउट ऑफ फॉर्म है, ये रन ही नहीं कर सके, और रन ना करने की वजह से ये मजीद स्लो हुए हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनको साइडलाइन किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोचेस को भी इसको पॉइंट आउट करना चाहिए, ना कि इस तरह की बात करनी चाहिए आपको कि जी वो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है या वो कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। भाई आउट ऑफ फॉर्म आपके दूसरे लड़के भी हैं, जब आप उन्हें बैकअप कर रहे हैं तो आपको इनको भी करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो स्काउट पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, अवेलेबल रिसोर्सेज के लिहाज से बेहतर स्काउट है। असल चीज़ ये है कि आप इनमें से कौन से 11 मैदान में उतारेंगे और वो कैसा परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली ज़ाहिर है आपकी जो बैटिंग है उसमें यंगस्टर ज़्यादा हैं, और वो इंडिया के अगेंस्ट आपने खेलना है, आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलना है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो अभी ट्राई नेशन सीरीज़ में भी आपका टेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ देखना है कि ये यंगस्टर कैसा परफॉर्म करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।